हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 होता है, जो कंपलसरी पेपर होता है, जो हर सब्जेक्ट वाले को देना पड़ता है, उस पेपर में क्या क्या पढ़ना होता है, उसका सिलेबस क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि पेपर 1 में क्या है, तो ये आज हम बात करते हैं कि पेपर 1 में क्या है। और यूजीसी नेट पेपर 1 है ना, इसका जो सिलेबस है ये बहुत से सेट एग्जाम जो होते हैं ना, सेट एग्जाम के साथ भी बहुत ज़्यादा मैच करता है। बहुत से स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, जैसे महाराष्ट्र का है, कुछ साउथ के कुछ एग्जाम्स हैं, कर्नाटका सेट शायद, इनका भी सेट का जो सिलेबस है ना, जो कंपलसरी पेपर, लगभग सेम सा सिलेबस है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जो कंपलसरी पेपर है, उसके सिलेबस के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स कि यूजीसी नेट का जो कंपलसरी पेपर 1 है, इसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस कोड नंबर 89 अगर है तो वो भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, उसके अगर विलिंग है तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि इसमें क्या है। अगर पेपर 1 की बात करें तो इसमें टोटल 10 यूनिट्स हैं। कितनी यूनिट्स हैं? 10 यूनिट्स हैं। ठीक है, और 10 यूनिट्स में से हर एक यूनिट से ये बोलते हैं कि 5 क्वेश्चन आएंगे और टोटल आते हैं 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस आते हैं। और कोई भी नेगेटिव मार्किंग, यानी कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में नहीं है यूजीसी नेट के। ठीक है, अभी तक। तो बात करते हैं पहली यूनिट क्या है। पहली यूनिट है फ्रेंड्स टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है ना, क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड। इस पेपर में आप देखोगे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इस यूनिट में एप्टीट्यूड शब्द का यूज हुआ है, कहीं भी एटीट्यूड शब्द का यूज नहीं हुआ। और इनका डिफरेंस भी यूजीसी ने पूछ लिया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, ये मुझे बताना आप कमेंट बॉक्स में क्या होता है। तो पहली यूनिट आपकी है टीचिंग एप्टीट्यूड की। और टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस की बात करें, मैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ हाईलाइट कर देता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्या है। अगर टीचिंग वाले में बात करें, टीचिंग एप्टीट्यूड में जो लेवल ऑफ टीचिंग है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यूजीसी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फोकस रखना होता है। ठीक है, उस सिलेबस हम पूरा करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको रिवीजन के तरह से फोकस कहाँ करवाना है वो बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, और आगे बात करें लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स में, जो एडोलसेंट और एडल्ट लर्नर है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ से भी यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछती है। और ये जब आपका सिलेबस रिवाइज हुआ तब नया जुड़ा है, लेवल ऑफ भी नया जुड़ा है, लेवल ऑफ टीचिंग भी। ठीक है, और एडोलसेंट और एडल्ट लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स भी नया जुड़ा है। ठीक है, और फैक्टर अफेक्टिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, लेकिन अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखें तो यहाँ पे जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है, जो इंडक्टिव और डिडक्टिव की बात होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहाँ पे स्वयं प्रभा और मोक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, स्वयं और स्वयं प्रभा, इसकी फुल फॉर्म, इनका एम क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो है, ये चीज़ें जो है ऑनलाइन वाली, ये आपको आईसीटी में भी ये टॉपिक काम आते हैं। ठीक है ना, आईसीटी की आपकी यूनिट है ना, उसमें भी काम आएंगे और इसमें भी, यानी कि ये टॉपिक 2 जगह कवर करना है, दोनों जगह है। ठीक है, मेरी बात समझ गया? चलो, वेरी गुड। चित्त को शांत करके रिलैक्स होकर सारी बातें सुननी है। और इसमें और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इवैल्यूएशन सिस्टम, मूल्यांकन की पद्धति जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से यूजीसी नेट बहुत हर बार हर पेपर में क्वेश्चन पूछती है। तो यहाँ पे जो इवैल्यूएशन सिस्टम है, कौन कौन से चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। और वहाँ पे कई तरह के इवैल्यूएशन सिस्टम हो जाते हैं, सुमेटिव इवैल्यूएशन सिस्टम, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन सिस्टम, नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन सिस्टम। इन इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में भी यूजीसी नेट अच्छे क्वेश्चन पूछती है। ठीक है ना, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बड़े अच्छे बनते हैं। तो ये अपनी जो फर्स्ट यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड की, उसमें के बारे में बात है। बहुत हम क्रैक्स में बात कर रहे हैं, बहुत ऊपर की कि ये चीज़ें होती है। एक बार सिलेबस दिखाना चाहिए आप लोगों को ना। और यूनिट सेकंड है अपनी फिर रिसर्च एप्टीट्यूड की, यानी कि इसमें रिसर्च की सारी बात होगी। उसमें टीचिंग की थी, ठीक है ना, एप्टीट्यूड ही था। ठीक है, ध्यान रखना। और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है, जो ये नया जुड़ा है, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच क्या होता है, यहाँ पे भी हमें बात करनी होती है। और इसी टॉपिक के पीछे कई सारी टर्म्स छिपी हुई होती है, जैसे थियोलॉजी क्या है, ऑन्टोलॉजी क्या है, एपिस्टीमोलॉजी क्या है, यहाँ पे ये भी बात करनी होती है। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछती है। अगर रिसर्च एप्टीट्यूड में बात करें तो ये जो मेथड्स ऑफ रिसर्च है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
मेथड्स ऑफ रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट। अगर 5 क्वेश्चन आएंगे इस यूनिट से तो 2 से 3 क्वेश्चन रिसर्च मेथड से पूछने का ट्रेंड आ रहा है। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होती है, हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है, फंडामेंटल बेसिक या प्योर रिसर्च क्या होती है, अप्लाइड रिसर्च क्या होती है, ठीक है, एक्शन रिसर्च क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, प्राइमरी रिसर्च क्या होती है, सेकेंडरी रिसर्च क्या होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, कैजुअल रिसर्च के बारे में क्या जानते हैं, इस तरह की चीज़ें, ये सारे रिसर्च के जो मेथड्स हैं इसके बारे में बड़े अच्छे से बात करनी होती है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और स्टेप्स ऑफ रिसर्च, आपको पता है कि रिसर्च है एक स्टेप से चलती है कि पहले प्रॉब्लम होगी आपके पास, फिर उस प्रॉब्लम का इंट्रोडक्शन, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मेथोडोलॉजी, ये जो स्टेप्स होते हैं इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर आपसे ये भी पूछ देते हैं नेक्स्ट वाले में कि थीसिस राइटिंग का फॉर्मेट कैसा होगा, किस स्टाइल में लिखी जाती है, आर्टिकल राइटिंग का कैसा फॉर्मेट होगा, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट है रिसर्च एथिक्स, यानी कि जब आप शोध करते हैं तो उसमें एथिकल वैल्यूज़ यानी कि एथिक्स की, नैतिकता की भी बात आती है कि कौन कौन से स्टेप पे रिसर्च एथिक्स की बात होती है। तो आप मुझे एक क्वेश्चन बताइए, जब थीसिस फॉर्मेट में हम अगर अब गड़बड़ हो जाती है, एक थीसिस का फॉर्मेट होता है लिखने का, प्रॉपर फॉर्मेट होता है लिखने का कि पहले ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे, अगर कोई भी रिसर्चर थीसिस फॉर्मेट के लिखने में गलती कर देता है तो क्या वो अनएथिकल वैल्यू है क्या? मेरा क्वेश्चन समझे, मैं ये कह रहा हूँ कोई रिसर्चर है, कोई शोध करता है, वो जो थीसिस का फॉर्मेट होता है लिखने का, ठीक है ना, जब हम एक थीसिस रिपोर्ट लिखते हैं, एक जब रिसर्च रिपोर्ट देते हैं, यानी कि अपना जब पीएचडी कंप्लीट होता है, थीसिस सबमिट करवाते हैं ना, तो अगर उसके फॉर्मेट में गड़बड़ कर देता है कोई भी रिसर्चर लिखने में, तो क्या वो अनएथिकल वैल्यू है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, है क्या वो अनएथिकल वैल्यू? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस, रिपोर्टिंग, ये सब किस में आता है? एथिकल वैल्यूज में आता है कि नहीं आता? ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे यूजीसी नेट पूछती है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो? चलो, वेरी गुड। यूनिट 3 में क्या आता है? कॉम्प्रीहेंशन आता है, अनसीन पैसेज जिसको बोलते हैं। यहाँ आपसे 5 क्वेश्चन करवाए जाते हैं, एक पैसेज दिया जाता है और उस पैसेज में से छांट के आपको 5 क्वेश्चन करना होता है। और ये पता है फ्रेंड्स क्या है इसमें आपको बिल्कुल रिलैक्स होके डेली एक पैसेज अगर आप निकालो, घर पे ही प्रैक्टिस करो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। ये खुद आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि किस तरह से मैं इस पैसेज को जल्दी से जल्दी करूँ, ठीक है ना। इसमें एक टाइम कंज्यूम हो जाता है कई बार, तो इसको बड़ा टेक्निकली करना होता है, ठीक है। आगे बात करें, यूनिट नंबर 4 है और इस यूनिट का नाम है कम्युनिकेशन, संचार, ठीक है। आपको मैं बता दूं, कम्युनिकेशन टीचिंग जो है, टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन, इसमें मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बड़ा डिफिकल्ट बन जाता है लेवल क्वेश्चन का, तो बड़े अच्छे से करना होता है। कम्युनिकेशन में अगर बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावशाली संचार बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्बल, नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल और ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लास कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, ये सब क्या होता है? क्लासरूम कम्युनिकेशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। यानी कि कोई भी आप प्रभावशाली संचार करते हो तो वहाँ पे किस तरह के बैरियर आ सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि बैरियर क्या हो सकते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। मैं जस्ट आपको थ्रोली पूरा सिलेबस दिखा रहा हूँ यूजीसी नेट के पेपर 1 का। प्लीज़ इसको रिलैक्स होकर, चित्त को शांत करके देखिए, क्योंकि हम लास्ट तक सिलेबस भी नहीं देखते कई बार, ठीक है। और मास मीडिया और सोसाइटी, ये नया जुड़ा हुआ था अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग। मास मीडिया सोसाइटी से भी अब धीरे धीरे क्वेश्चन आने लग गया है, ठीक है। तो ये भी आपको देखना है कि मास मीडिया क्या होता है और वो सोसाइटी से किस तरह से रिलेटेड होता है, या उसका सोसाइटी पे क्या इफेक्ट होता है। अगर यूनिट नंबर 5 की बात करूं तो मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, फिर एप्टीट्यूड है, ध्यान रखना, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड की बात है। अब मैं आपको बता दूं, अगर इस यूनिट को आपने अच्छे से कर लिया है, यूनिट नंबर 5 को, ठीक है, नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, यहाँ नंबर सीरीज से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये जो है ना, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन आता है और ये यूनिट प्योरली डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। हम कुछ क्या करते हैं, आपको बेसिक चीज़ें पकड़वाने की कोशिश करते हैं और फिर आपको प्रैक्टिस करनी होती है। मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, 2-4 क्वेश्चन अगर डेली भी निकालो तो बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मेरी मैथ अच्छी नहीं है, मेरी रीजनिंग अच्छी नहीं है, तो क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि आप खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना? अगर हम खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे अच्छी हो जाएगी? क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। मैथ हमेशा प्रैक्टिस से आएगा। हम फॉर्मूलेज बता दिए, कुछ बेसिक क्वेश्चन करवा दिए, उसके बाद आप ही प्रैक्टिस करोगे ना। अब थ्योरेटिकल पोर्शन तो होता है, वो क्या होता है, कंसेप्ट है, समझ में आ गया, लेकिन इसका कंसेप्ट समझने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है, जैसे आपका स्पीड अच्छा हो जाए। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो आप प्लीज़ इस पर ध्यान
ध्यान दिया करो। और मैं आपको बता दूं, अगर यूनिट नंबर 5 ये मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड आपकी बहुत अच्छी है, यहाँ पे आपने बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से पकड़ लिया है और हर एक टॉपिक को बढ़िया से कर लिया है, तो जो DI वाली रीजनिंग है, जो यूनिट है डाटा इंटरप्रिटेशन वाली, उसमें आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इन्हीं चीज़ों को अप्लाई करके डाटा की व्याख्या करनी है, डाटा को इंटरप्रेट करना है, बहुत ईजी हो जाती है वो। ठीक है, परसेंटेज वहाँ यूज होगा, रेशियो वहाँ यूज होगा, सारी चीज़ें वहीं पर तो यूज होगी। तो इस यूनिट में वो दिया हुआ है और उस यूनिट को अच्छे से पढ़ के अगर वहाँ अप्लाई करोगे, यानी कि इस एक यूनिट से 2 यूनिट तैयार हो रही है, इस बात को आप ध्यान से देखना और बड़े अच्छे से करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, फ्रैक्शन, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, एवरेज, इनमें क्या करना होता है, इनको आप बेसिकली क्या करो, पहले फॉर्मूलेज आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला फिट बैठता है, और फिर उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करने चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन करने चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये यूनिट आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उस पर करता है। ठीक है, डिपेंड करता है। हम भी करवाते हैं, हमारी मैक्सिमम कोशिश होती है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आए, लेकिन एक देखो, जब आप खुद से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, और आप जो टाइम कंज्यूम नहीं हो जाता है ना आपका, वो बचेगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो बिल्कुल हर चीज़ को आप अच्छे से क्लियर करते चलो, समझ रहे हो? ठीक है, किसी को अगर मैथ नहीं आती ना, उसके पीछे पड़े रहते हैं कि मेरे को मैथ नहीं आती। भाई और भी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो भी तो कंसेप्ट क्लियर करना है पहले। उस 5, 7, 10 क्वेश्चन के चक्कर में हम 40 क्वेश्चन और भी खराब कर रहे हैं। मैं ये नहीं कर रहा कि वो करना नहीं है, वो करना है, लेकिन और चीज़ें भी तो साथ साथ आनी चाहिए। कुछ लोग इस डर से सारा का सारा ब्लेम इस पे रख देते हैं कि मैथ नहीं आता, इसलिए मेरे मार्क्स नहीं आते। अगर उसको क्वेश्चन पूछते हैं कितने ठीक हुए, 20 ठीक हुए, 22 ठीक हुए, इसका क्या मतलब है? 20-25 क्वेश्चन आते हैं क्या मैथ के? ओनली 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिकल और DI, रीजनिंग और DI दोनों को मिला दें तो। और रीजनिंग में कुछ तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो प्लीज़ पहले अपने आप को एनालाइज करिए कि कौन सी यूनिट हमें नहीं आती है। हमें करना चाहिए बैठ के ना कि ये यूनिट मुझे नहीं आती, ये चीज़ें नहीं आती। एनालिसिस करोगे तभी तो पता लगेगा। एक ऐसे ही किसी की देखे या ऐसे ही बोल दिया ना कि मैथ नहीं आता, और भी तो बहुत सारी यूनिट है ना। फ्रेंड्स, आप समझ रहे हो, मैं आपके भले के लिए हर बात कर रहा हूँ। पहले सिलेबस दिखाने का औचित्य भी यही है कि बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या क्या करना है इसमें, क्या होता है इसमें। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये सब होता है। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, LR की बात करें, तो रीजनिंग एनालिटिकल रीजनिंग होगी, ये लॉजिकल रीजनिंग है। लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स, प्रेमिसेस क्या होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। और ये जो डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिडक्टिव क्या होता है, इंडक्टिव क्या होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये टीचिंग एप्टीट्यूड में भी ये काम आता है, ये लॉजिकल रीजनिंग में भी आपके काम आता है, और यही रीजनिंग आपके रिसर्च एप्टीट्यूड में भी काम आती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालॉजी से भी क्वेश्चन आता है कि एनालॉजी क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हो? और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडियन लॉजिक, मीन्स ऑफ नॉलेज, जिसमें परमाणाज की बात करते हैं, बहुत नया जुड़ा है, बहुत अच्छा है। जब आपका सिलेबस अपडेट हुआ है तभी जुड़ा है। इसमें प्रत्यक्ष क्या होता है, उपमान, इन्फेरेंस, शब्द क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से करनी होती है। ये संस्कृत के वर्ड हैं, इनको अच्छे से हमें समझना होता है। और स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमाना, क्या स्ट्रक्चर है, क्या किस तरह के अनुमाना होते हैं, व्याप्ति क्या होती है, हेतुआभास क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मैं आपको सारा सिलेबस एक बार थ्रू आउट कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ हमें क्या क्या पढ़ना होता है, ठीक है ना, क्योंकि आप खुद तो देखोगे नहीं, है ना। नहीं सर, हम देख लेते हैं, वेरी गुड, आप अच्छे स्टूडेंट हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन, मैं यही कह रहा हूं कि यहाँ पे DI है, यहाँ पे डाटा की सारी की व्याख्या करनी है। अगर यूनिट नंबर 5 बहुत अच्छी है तो इस यूनिट में आपको जोर नहीं आएगा बिल्कुल भी। यहाँ पे पाई चार्ट या फिर आपको कोई भी टेबल चार्ट बना के, लाइन चार्ट बना के आपको क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। यहाँ पे हर चीज़ यूज होती है, परसेंटेज यूज होगा, रेशियो यूज होगा, लॉस एंड प्रॉफिट भी यूज हो सकता है। यानी कि हर एक चीज़ का जो आपको डाटा दिया हुआ है उसकी व्याख्या करनी है, इंटरप्रेट करना है उनको। बात समझ गए हो? तो इसमें सिर्फ आपकी प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है, ये इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बड़ी अच्छी यूनिट है। इसके नाम से भी 2 बार क्वेश्चन आ गया कि ICT की फुल फॉर्म क्या होती है, इसको भी देख लेना आप। और ICT में एक क्वेश्चन बड़ा बेसिक्स आता है, एब्रीवेशन वाला क्वेश्चन आता है, फुल फॉर्म बनाने के लिए आता ही आता है। और जो ईमेल से भी क्वेश्चन आता है कि BCC क्या होता है, CC क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे यहाँ से भी पूछते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किस तरह का है, सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही बढ़िया। डिजिटल इनिशिएटिव क्या है, हायर एजुकेशन में जो बहुत सारी स्कीम है, उस स्कीम्स के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। रोबोटिक्स वगैरह की बहुत सारी स्कीम्स हैं, वो स्कीम आपसे इसमें पूछी जाती है। और ICT एंड गवर्नेंस के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि जो गवर्नेंस है, जो अपना प्रशासन है, जो भी शासन कर रहे हैं, वो उन्होंने किस तरह से
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, उस तरह की बातें, उस तरह की स्कीम्स यहाँ पे पूछी जाती है। ठीक है ना, आपने देखता हो हर तरह से डिजिटलाइजेशन होने की बात हो रही है, तो वहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ये दोनों चीज़ें हायर एजुकेशन में और गवर्नेंस में जो ICT की बात है, यहाँ स्कीम्स को बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी स्कीम्स के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पे स्कीम को देखना है हमें यहाँ पे। और नेक्स्ट अपनी जो यूनिट है वो यूनिट नंबर 9 है, पीपल, डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट। ठीक है ना, कि लोग, पर्यावरण और विकास। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे लोग डेवलपमेंट करते हैं, विकास करते हैं, वैसे वैसे पर्यावरण पे क्या इम्पैक्ट होता है, क्या प्रभाव होता है, ये चीज़ें यहाँ से पूछी जाती है। तो यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये कितने होते हैं, कौन से नंबर पर कौन सा होता है, इनका एम क्या है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल शुरू कब हुआ, समाप्त कब हुआ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल शुरू कब हुआ, कब तक चलेगा, ये इस तरह के क्वेश्चन बड़े अच्छे पूछे जाते हैं। और ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन में हम पढ़ते हैं इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में पूछते हैं, फूड चेन के बारे में पढ़ते हैं, फूड वेब के बारे में पढ़ते हैं, हर्बीवोरस क्या होता है, कार्निवोरस, ओमनीवोरस यानी कि मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी, ये सब क्या है, पारिस्थितिकी क्या होती है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। और यहीं पे हम पढ़ते हैं कि हॉटस्पॉट्स क्या हैं, भारत में कितने हॉटस्पॉट्स हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इन्वायरमेंटल इशू, अगर इस यूनिट में बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक ये है इन्वायरमेंटल इशू, लोकल, रीजनल और ग्लोबल इशू। जैसे आपसे पूछ लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग रीजनल इशू है, लोकल इशू है या ग्लोबल इशू है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन होना किस तरह का इशू है, ग्लोबल है, लोकल है या रीजनल है, किसी वाटर बॉडी का गंदा होना किस तरह का इशू है, किसी रिवर का गंदा होना किस तरह का इशू है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छे जो क्वेश्चन हैं, जो वेस्ट वाला जो नया जुड़ा हुआ है, वहाँ से भी क्वेश्चन होता है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, बायोमेडिकल, हैजार्डियस, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं उनको किस तरह से डिस्पोज करें, इंसिनरेशन क्या होता है, पायरोलिसिस क्या चीज़ होती है, ऑटोक्लेविंग क्या है, कितना टेम्परेचर रखा जाता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाता है। लैंड फिलिंग क्या होता है, यानी कि भूभरण, उनसे कौन सी गैस निकलती है, लैंड फिल से जो गैस निकलती है वो और किसी से भी निकलती है क्या, कुछ तरह के ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो यहाँ से बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पोल्यूटेंट्स है, कौन से पोल्यूटेंट का ह्यूमन हेल्थ पे क्या इंपैक्ट है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा जाता है, असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं, हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड को लेके भी बनते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज किससे हो सकती है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। कौन कौन सी वाटर बोर्न डिजीज है, कौन सी नीचे लिखे हुए वाटर बोर्न डिजीज नहीं है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्स, यहाँ पे बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन से हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, ये सारी बातें आती है। और एक ये सब टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जिसमें हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं। रियो डी जेनेरो क्या है, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये इनका एम क्या था, कब आया, कब, सब चीज़ें इसमें से पूछी जाती है। क्या क्या चीज़ें कब लागू हुआ, कब तक चलेगा, इसमें कौन कौन से देश शामिल है, इसका एम क्या है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, बहुत तरह के एक्ट हैं, तो सारी हमें बात करनी होती है। ठीक है ना, बात समझ रहे हो ना। चलो अब लास्ट यूनिट की बात कर लेते हैं। लास्ट यूनिट है हायर एजुकेशन सिस्टम। पहले इसका नाम पॉलिटी के साथ था, अब हायर एजुकेशन सिस्टम कर दिया है। और इसके अंदर क्या आता है, जो प्राचीन भारत के अंदर हम इंस्टीट्यूट होते थे, जैसे गुरुकुल, आश्रम वगैरह, उनके बारे में बड़ा अच्छे से पढ़ना होता है। वेदों के बारे में, वेद कितने हैं, कौन से वेद में क्या चीज़ें होती है, ये क्वेश्चन पढ़ना होता है। मतलब प्राचीन भारत के बारे में हमें बात करनी होती है। और एक इवोल्यूशन जो हुआ है पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत में किस तरह का हायर एजुकेशन में विकास हुआ है, किस तरह का मतलब बड़ी है चीज़ें। तो आपको पता है बहुत सारे कमीशन आए थे, राधा कृष्णन आयोग आया, ठीक है ना, ये इस तरह के सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया। तो बहुत सारे कमीशन को पढ़ना होता है। 1947 के बाद कौन कौन से कमीशन आए, ठीक है, जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसमें क्या क्या हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से, यानी कि पूरा का पूरा हमें इवोल्यूशन पढ़ना होता है जो भारत की स्वतंत्रता के बाद हुए हैं। ठीक है ना। और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इंडिया के अंदर, यानी कन्वेंशनल कौन से हैं जो परंपरागत चले आ रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कन्वेंशनल कौन से आते हैं, जैसे हम BA करना है, MBA करना है, MA करना है, MBBS करना है, ये सब क्या है, कन्वेंशनल परंपरागत है। नॉन कन्वेंशनल कौन से होते हैं, जैसे पैट ग्रूमिंग है, वो नॉन कन्वेंशनल हो गया, ठीक है ना, जिरेंटोलॉजी है, ये नॉन कन्वेंशनल हो गया। तो इस तरह से पूछा, आपकी बार भी UGC ने पूछा कि नीचे लिखे में से कौन से नॉन कन्वेंशनल या गैर परंपरागत है प्रोग्राम्स है एजुकेशन के, तो हमें ये सारी लिस्ट पढ़नी होती है इसमें। ठीक है ना।
और इसमें एक इंपॉर्टेंट है वैल्यू एजुकेशन, ठीक है। वैल्यू एजुकेशन जो मूल्य शिक्षा होती है उसके बारे में बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है पॉलिसी गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ जो भी शासन प्रशासन होता है, जो भी नीतियाँ होती है किसी भी यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन सिस्टम में, उनकी बात है। वीसी का क्या काम होता है और किसी भी यूनिवर्सिटी का हेड कौन होता है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। रजिस्ट्रार का क्या काम है, रजिस्ट्रार किस तरह का हेड होता है यहाँ, और सिलेबस बनाने का अधिकार किसके पास होता है किसी यूनिवर्सिटी का। इस तरह से क्वेश्चन, बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा पेपर 1 का कंप्लीट सिलेबस है। 10 की 10 यूनिट्स आपको मैंने दिखा दी है, गो थ्रू कर दिया है कि कहां से क्या हमें पढ़ना होता है। तो प्लीज आप चित्त को रिलैक्स करके शांति से इस वीडियो को देख लें, 1-2 बार अच्छे से एनालाइज करें कि मुझे क्या आता है, मुझे क्या नहीं आता। क्योंकि आप एक यूनिट पे ही ज़्यादा वो मत किया करो कि उसको ब्लेम मत करना चाहिए। फ्रेंड्स, आप मेरी बात समझ रहे हो ना। जब अपना सिलेक्शन होगा तभी तो सारी बातें अच्छी होगी, और सिलेक्शन तभी होगा जब हमारा प्रॉपर एनालिसिस होगा। आप मेरी बात समझ रहे हो। तो मैंने आपको सिलेबस दिखा दिया है, अच्छे से एनालिसिस करिए, चित्त को रिलैक्स रखिए, शांत रखिए, सब बहुत अच्छा है। कोई भी किसी भी तरह की टेंशन नहीं है, रिलैक्स होकर काम करोगे तो हो भी जाएगा। और इसके बाद आपको एक इन्फॉर्मेशन कि यूजीसी नेट का जो ये पेपर 1 है कंपलसरी पेपर, इसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। और अगर किसी का पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।